हे एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम। अब आपका ये जो वीडियो बेस्ड है, ये वीडियो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के कुछ अलग क्वेश्चंस पर। यानी मैं कह दूं शायद ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपके बुक में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन योर दिस चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। यानी सारे के सारे क्वेश्चन सेंट्रल इस्लामिक लैंड के ऊपर बेस्ड हैं। मे भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस एग्जैक्टली बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है हमने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है। यानी उसमें हमने सारे वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके बुक में भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग देंगे सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। Mention a few sources which provide information about the history of Central Islamic lands between 600 to 1200 Common Era। यानी कि आपको बताना है, इसमें मेंशन करना है, इसमें क्या सोर्सेस को, यानी ऐसे सोर्स बताने हैं, स्रोत बताने हैं which provide information, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं किस बारे में, हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड। यानी सेंट्रल इस्लामिक लैंड के इतिहास के बारे में आपको बताने वाले सोर्सेज कौन कौन से हैं? क्रॉनिकल्स हैं, यानी कि पुरानी जो बातें हैं। ठीक है, पुरानी बातें कहने का मतलब यहाँ पे कि देखो बहुत सारी जो है वो ओरल स्टोरीज ट्रांसमिट हुई होंगी। ठीक है, तो ये क्रॉनिकल्स कहलाती हैं, है ना। पुराने ज़माने की कथाएं, है ना, पुराने ज़माने की जो भी बातें हुई होंगी, पैगंबर मोहम्मद के ज़माने की, खलीफाओं के ज़माने की, तो वो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जिन्हें, है ना, आप कह दें कि एक तरीके से कहानियाँ, किस्से, तो उन्हें एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है। ये भी एक सोर्स है। बायोग्राफीज, बहुत सारे सुल्तानों, शहनशाहों, बादशाहों की बायोग्राफीज हैं। इन बायोग्राफीज से हमें उस ज़माने के सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। क्योंकि बायोग्राफी पढ़ोगे तो उस पूरे एक शहनशाह के बारे में पढ़ोगे। अब उस शहनशाह के दौर में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसके दौर में नॉर्मल पब्लिक्स को और मुस्लिम पब्लिक्स को कैसे ट्रीट किया जाता था। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक जस्ट एग्जांपल देना हूँ कि अगर आप अकबर की बायोग्राफी पढ़ते हैं, अकबरनामा पढ़ते हैं, तो आपको पता है जो भी सोर्सेस आज के डेट में अकबर के बारे में है, तो उनसे हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी जो थी वो कैसी थी, ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चलता था, कैसे वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ में डील करता था, है ना। सेकुलर एटीट्यूड कहा जाता है, तो सेकुलर एटीट्यूड क्यों था, किस तरीके से था, वो सारा कुछ जो है आपको पता चलेगा जब आप बायोग्राफीज पढ़ेंगे। आई विटनेस रिपोर्ट, जिन्हें अखबार भी कहा जाता है। सो पुराने ज़माने में क्या होता था कि ओरल ट्रेडिशंस जो है उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती थी जो आंखों देखी हैं, और ये आंखें देखी भी कहीं ना कहीं फिर ये किस्से कहानियों का ही रूप ले लेती थी। और आई विटनेस रिपोर्ट लोग लिख देते थे। मान लीजिए किसी ने कुछ देखा, पैगंबर मोहम्मद को प्रवचन देते देखा होगा, या किसी खलीफा को कुछ प्रवचन देते देखा होगा, यानी कुल मिला के कुछ सरमॉन्स, कुछ अच्छी बातें बताते हुए सुना होगा, कुछ रिलीजियस डिस्कोर्स डिस्कशन करते सुना होगा, और बाद में फिर उसको उसने कहीं पर नोट किया होगा या कोई रिकॉर्ड बनाया होगा, और फिर वो रिकॉर्ड जो है वो आगे ट्रांसमिट होता चला गया होगा, इतिहासकारों के हाथ में लगा होगा फिर, और उन्होंने उस रिकॉर्ड को, नोट को फिर क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट कुरान, हालांकि ये सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में बात करती है, ठीक है, ये बुक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिलीजन के ऊपर ही तो सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी बेस्ड भी थी। इसलिए कुरान एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं एंड सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, हदीथ वगैरह, ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। सिक्के बहुत सारे मिले हैं आपको, बिल्डिंग्स ढेर सारी मिले हैं आपको, ठीक है। ये सिक्के, ये बिल्डिंग्स जो हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं, ठीक है, कि इस जितने भी सेंट्रल इस्लामिक लैंड का एरिया था, जितनी भी टेरिटरी थी, वहाँ पर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम चलता था। तो कुल मिला के ये सारे सोर्सेस हैं, जिन सोर्सेस को आपको दिमाग में रख लेना है। और जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि कौन कौन से सोर्सेस हैं, मेंशन करो, तो आप इनमें से कुछ सोर्सेस जो है वो सीधे बता सकते हैं। Who was the founder of Islam? अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो तो आप मतलब चुटकियां बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। सो द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज बेसिकली द प्रॉफिट मोहम्मद, है ना। 570 एडी में इनका जन्म हुआ, और इसके बाद 610 में इनको जो है वो रिवोल्यूशंस हुए। रिवोल्यूशंस का मतलब है अल्लाह ने कुछ इनको स्पिरिचुअल नॉलेज रिवील किया, और उसके बाद उसी नॉलेज के बेसिस पर इन्होंने एक रिलीजन फाउंड किया, एक
बिलीफ सिस्टम फाउंड किया जिसे इस्लाम कहा गया, ठीक है, और उनके उस बिलीफ को मानने वालों को क्या कहा गया, मुस्लिम कहा गया। बहुत इजी है। क्वेश्चन 3, नेम द टू मेन सेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम। तो मुस्लिमों के या इस्लाम की दो मुख्य धाराओं, दो मुख्य पंथ, दो मुख्य सेक्ट्स के बारे में बात करनी है आपको। अब ये सेक्ट क्या होता है, देखो सेक्ट का मतलब होता है नॉर्मली रास्ता या पंथ, हिंदी में कहते हैं इसको, और पंथ को भी आप जो है वो कह दें एक वे, ठीक है। सो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर, वैचारिक आधार पर, बिलीफ बेस पर, मान्यताओं के आधार पर क्या होता है, कई बार डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, अंतर क्रिएट हो जाते हैं, और बाद में इन्हीं डिफरेंसेस को मानने वाले लोग जो है वो अपने अपने जो भी विचारधारा या बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, और फॉलोवर्स में वो चीज़ चलती चली जाती है ना, नीचे तक। तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। आपको ही पता है कि जो जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई 632 में, तो 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद क्या हुआ, जो पूरी कम्युनिटी है आपकी, जिसे आप उम्मा कहते हैं, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन का स्टेट ये था कि हु विल गाइड अस नाउ, अब हमें कौन गाइड करेगा, अब हमारे लीडरशिप कौन करेगा, बिकॉज मोहम्मद वॉज बोथ द पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस लीडर। मोहम्मद पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर दोनों थे एक टर्म में, है ना, अपनी कम्युनिटी के, अपने उम्मा के। तो यहां पर जवाब आया उम्मा की तरफ से कि एक पर्सन को अपॉइंट किया जाए, पर्सन होगा खलीफा, कैलिफ, एंड ही विल बी द सबऑर्डिनेट और द डेप्यूटी ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का डेप्यूटी होगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसी खलीफा को आगे मानेंगे। तो यहीं पर ये बात शुरू हो गई। अब जब खलीफा अपॉइंट होगा तो ये खलीफा कौन होगा, इस बात पर बहस शुरू हो गई, इस बात पर डिस्कशन शुरू हो गया, क्योंकि खलीफा बहुत बड़ा पद हो गया भाई, मोहम्मद का जस्ट डेप्यूटी। सो हु विल बी द सबऑर्डिनेट, हु विल बी द डेप्यूटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। कुछ लोगों ने कहा कि अबू बकर होंगे, ठीक है, हालांकि अबू बकर को इलेक्ट भी कर लेगा उम्मा, यानी कि कंसेंसस के साथ, आम सहमति के साथ, लेकिन कुछ लोग जो है वो अली को खलीफा अगला बनाना चाहते थे। और यहाँ पर दो मान्यताएं हो गई। कुछ लोग जो अबू बकर को कह रहे थे वो कहते थे कि ये लेजिटिमेट प्रोसेस है, एक मत आम सहमति के साथ बने हैं ये, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद के बाद मोहम्मद का रिप्रेजेंटेशन उनकी कम्युनिटी कर रही है, और कम्युनिटी के लोग चाहते हैं अबू बकर लीड करें, इसलिए अबू बकर ने लीड करना शुरू कर दिया। लेकिन अली के फॉलोवर्स का कहना था नहीं, प्रॉफिट को अल्लाह ने चुना है, भगवान ने चुना है, ठीक है, अपने मैसेंजर के तौर पर, ठीक है, इसलिए अब आगे जो सक्सेसर होना चाहिए वो प्रॉफिट के ब्लड रिलेशन में से होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और आर्गुमेंट था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अली को पहले ही खलीफा या अपना सबऑर्डिनेट, अपने बाद अपना उत्तराधिकारी, सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, ये डिस्कशन पहले ही हो चुका था। लेकिन चूंकि ये लोग माइनॉरिटी में थे इसलिए इनकी बात नहीं चली, या मैं कहूँ अली खलीफा नहीं बने, और इनको मानने वाले लोग जो हैं दे कॉल्ड शिया, और इनको मानने वाले जो लोग हैं उन्हें कहते हैं सुन्नी। तो इस तरीके से दो सेक्ट्स डेवलप हो गए, जिन सेक्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज तुगरील बेग। तो याद होगा आपको, जब हम लास्ट वाले सेक्शन की तरफ पहुंचेंगे तो लास्ट वाले सेक्शन की तरफ में अब्बासी के बाद फिर बहुत सारे सुल्तानों का दौर शुरू हो जाता है। यानी कि यहां पे क्या होगा, अब्बासियों को रिप्लेस करने के लिए छोटे छोटे रूलर्स हैं, सुल्तान हैं, वो आएंगे सीन में, सिनारियो में। यहीं पर हमने तुर्कों के बाद साल्जुक वंश या साल्जुक तुर्कों का नाम सुना था, ठीक है, गजनवी वगैरह के बाद में साल्जुकों का नाम सुना था एक्चुअली, हाँ। तो ये साल्जुक डायनेस्टी जो है तुगरील बेग ने फाउंड की थी। तो तुगरील बेग और चगरी का नाम सुना होगा आपने, दोनों भाई थे और दोनों ने साथ में शासन किया है काफी दिनों तक। बाद में तुगरील जो है वो खलीफा का भी टाइटल अडॉप्ट करेगा, सॉरी खलीफा का नहीं, सुल्तान का। ये तो फिर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सुल्तान का जो टाइटल है वो
अडॉप्ट करेगा, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करवाएगा खलीफा से। खलीफा के साथ में क्या करेगा, एक एग्रीमेंट कह दो, खलीफा से मिले, मतलब खलीफा से ले लेगा, या आप एप्रिसिएशन ऑफ सर्टिफिकेट कह दो, क्योंकि उस जमाने में ऐसा शुरू हो गया था, खलीफा बहुत सारे लोगों को सुल्तान का टाइटल ग्रांट कर दिया करता था ना। तो तुगरील बेग वाज बेसिकली द फाउंडर ऑफ सल्जुक डायनेस्टी एंड ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने तो सुल्तान की पदवी ग्रहण करी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, टू विच tribe did Prophet Muhammad belong to? In which year did he attain enlightenment? Prophet Muhammad कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते थे, कौन से कबीले को बिलोंग करते थे? पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है, आपके दिमागों में इम्प्रिंट हो चुका होगा, छप गया होगा। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें, सारे इंफॉर्मेशन, यहां पर आंसर बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते थे कुरैश ट्राइब को, और ये वहां की बहुत संपन्न, इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल ट्राइब थी। इसी ट्राइब में इवन क्लैन था, बानो हाशिम क्लैन, ठीक है, और इस क्लैन को बेसिकली बिलोंग करते थे प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है ना। चलिए, बाद में फिर प्रॉफिट मोहम्मद विवाह करने के बाद हमेशा ज्यादातर प्रार्थनाओं में, मेडिटेशन की एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व रहते थे, और धीरे धीरे ऐसे ही एक गुफा में, हीरा की गुफा में जब ये प्रेयर मेडिटेशन कर रहे थे, ही गॉट द रेवल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वर्ष में, 612 वर्ष में, ठीक है। 612 वर्ष यानी उस साल, वो जो साल चल रहा था, जैसे अभी 2021 चल रहा है, वैसे उस जमाने में 612 चल रहा था। दिस वॉज द ईयर व्हेन मोहम्मद गॉट एनलाइटनमेंट, तो मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको भी समझ में आ गया होगा या ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, ठीक है। बाय विच नेम हिजरी ईयर इज ऑल्सो नोन एज, तो हिजरी वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो हिजरी ईयर को हम लूनर ईयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, मोहम्मद साहब को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो मक्का में उन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब मक्का के लोग कह रहे थे कि आप जो ज्ञान बता रहे हैं हमें, वो ज्ञान हमारी पहले की मान्यताओं से बहुत अलग है। कुछ लोग तो मानते चले गए, कुछ लोग तो अच्छे से एक्सेप्ट करते चले गए, फॉलो करते चले गए, लेकिन कुछ लोग जो बहुत डीपली रूटेड थे पहले वाली मान्यताओं में, इन्होंने कहा नहीं, हम बहुदेववादी हैं, हम बहुत सारे मूर्तियों की पूजा पाठ करेंगे, पूजेंगे उनको, मानेंगे उनको, ठीक है। मोहम्मद साहब एकेश्वरवाद की बात कर रहे थे, फॉर्मलेस गॉड की बात कर रहे थे, जिसका कोई आकार नहीं है, फॉर्म नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई इमेज नहीं है ना। अब काबा में तो बहुत मूर्ति पूजा वगैरह भी चलती थी, क्रिश्चियनिटी और आपके जूश वगैरह में भी मूर्ति पूजा, यानी आइडल, यानी सिंबलिज्म था, फॉर्म था किसी न किसी का। तो मक्का की इनके ट्राइब वालों ने इनको बहुत ट्रबल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो रहे आए, इनके चाचा थे अबू तालिब, वाइफ भी थी खादिजा, ये लोग पावरफुल लोग थे, तो ठीक है, परेशानी होती थी बट मैनेज हो जाता था। बट इनकी भी डेथ हो गई। अब मोहम्मद के क्लोज रिलेटिव या उनके बहुत जो नज़दीकी चाहने वाले हैं, कोई बचा नहीं। तो मोहम्मद को मक्का छोड़ के एक शहर है जिसका नाम है यथरिब, यहाँ जाना पड़ा। और यथरिब में बहुत सारी ट्राइब्स थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मान लो ट्राइब हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारे कबीले थे जो चाहते भी थे कि कोई आए, क्योंकि ये लोग आपसी झगड़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत सारा डिस्कंटेंट था। तो जब यहाँ पर यथरिब शहर में पहुँचे तो इस यथरिब शहर का नामकरण किया गया और इसका नाम पड़ा मदीना। और यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, इन सारी ट्राइब्स के झगड़ों को निपटाया और सेटलमेंट करने के बाद, कॉन्क्लूड करने के बाद, वहाँ पर मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, ठीक है। तो मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब जब ये माइग्रेशन हुआ मक्का से यथरिब या मदीना में, तो इसी यात्रा को क्या कहा जाता था, हिजरा या हिजरी, ठीक है, ये हिजरा या हिजरी, इसी यात्रा को, इसी जर्नी को कहा जाता है, माइग्रेशन को कहा जाता है। अब यहीं से, इसी वर्ष जिस साल से
मोहम्मद ने, जिस वर्ष मोहम्मद ने यथरेब या मक्का से मदीना की यात्रा की, वहीं से ये माना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, चूंकि इस्लाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए इस वर्ष से शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, और ये जो इस्लामिक कैलेंडर है, तो जो आज कल आप लोग इस्तेमाल करते हो लाला राम स्वरूप राम नारायण, यानी जो ग्रेगोरियन और ये इंग्लिश वाले कैलेंडर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो इन कैलेंडर से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है? हमारा और आपका जो कैलेंडर है वो सोलर ईयर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जिसमें लगभग 365 दिन है। ठीक है ना, अब एग्जैक्टली मतलब जो भी है तो 365 दिन के आसपास है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 354 डेज के आसपास। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 365 डेज, साल में कितने दिन होते हैं? साल में 365 दिन होते हैं ना। ठीक है, तो ये 354 डेज के आसपास है, ये लूनर ईयर के ऊपर बेस्ड है, और इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा गया बाय विच नेम हिजरी ईयर इज ऑल्सो नोन एज, सो हिजरी ईयर इज ऑल्सो नोन एज लूनर ईयर, एंड हाउ मेनी डेज आर देयर इन इट? 354 डेज आर देयर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। नेम द फर्स्ट एंड सेकंड खलीफा ऑफ मुस्लिम्स। तो अभी जस्ट डिस्कशन किया था, जब ये अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 या 6 5 वगैरह में पूछा गया था कि कौन सी 2 सेक्ट हैं, तो मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर ही दिया था वहां पे पहले खलीफा के बारे में। तो जब कंफ्यूजन था तो कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट किया गया था, और एक पर्सन का नाम सजेस्ट किया था, अबू बकर। ठीक है, तो ये कौन है? ही वॉज द फादर इन लॉ ऑफ मुहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के फादर इन लॉ थे। ही वॉज द फादर ऑफ द यंगेस्ट वाइफ ऑफ मुहम्मद। ठीक है, आयशा। तो अबू बकर, और दूसरे थे उसके बाद उमर। ठीक है, तो ये 2 खलीफा हैं, जो पहले और दूसरे खलीफा हैं। उसके बाद उस्मान जो भी कह दें आप, और उसके बाद फिर अली साहब हैं। ठीक है, When did उमैया डायनेस्टी केम इनटू पावर? कौन से वर्ष में उमैया डायनेस्टी शक्ति में आई, और इसके लास्ट रूलर का नाम बताना है आपको। उमैया डायनेस्टी केम इनटू पावर इन 661। आपको पता है 632 इज द ईयर। अच्छे से ही बता देता हूं, 570 इज द बर्थ ईयर। ठीक है ना, 570 इज द बर्थ ईयर व्हेन मोहम्मद वाज बॉर्न। ठीक है, और यहां से लेके 632 तक मोहम्मद हैं। ठीक है, 632 तक मोहम्मद हैं। 632 वाज द ईयर व्हेन मोहम्मद डाइड। सो 632 to 661 राशिदुन खलीफा रूल्ड। ठीक है, कौन लोग रूल कर रहे हैं? ये 4 खलीफा जिनकी आपने बात की अभी जस्ट, रूल करेंगे, जिन्हें राशिदुन खलीफा कहा जाता था, राइटली गाइडेड खलीफा कहा जाता था। 661 से इसके बाद आपका जो अगला वंश आएगा वो है आपका उमैया वंश। ठीक है, 750 के आसपास तक रूल करेंगे, और उसके बाद फिर आपका अब्बासी आ जाएंगे, जो काफ़ी लंबे समय तक, उनसे भी ज़्यादा लंबे समय तक रूल करेंगे। आखिरी रूलर जो है इस उमैया वंश का, ये था मारवान सेकंड। ठीक है, और इसी के ज़माने में अब्बास के जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, इन्होंने हरा दिया। ठीक है, इनको वो जनरल था एक, ठीक है, सेनापति, तो उसने डिफीट किया था, और उसके बाद फिर अब्बासी वंश की स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके से उमैया का खात्मा हुआ और उनकी जगह अब्बासी आ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द बैटल ऑफ करबला? बैटल ऑफ करबला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे फेमस लड़ाइयों में से एक लड़ाई जो है वो करबला की लड़ाई है। आपने शायद इस लड़ाई के बारे में पहले भी सुना होगा। ठीक है ना, ये लड़ाई बैटल ऑफ करबला, करबला एक क्षेत्र भी है, आपको पता होगा, जो धर्म क्षेत्र, या मैं कह दूं एक होली एरिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी काफ़ी उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बैटल ऑफ करबला वॉज फॉट इन 680 कॉमन एरा, 680 कॉमन एरा, या 680 AD 680 वॉज द ईयर व्हेन दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन द यजीद एंड हुसैन। ठीक है, आपको पता था कि जब अली जो आखिरी राशिदुन खलीफा हैं
उनकी डेथ हो गई थी, है ना, खारिजी लोगों ने उन्हें कूफा की मस्जिद में जो है वो असैसिन कर दिया था। तो उसके बाद फिर उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स ने उनके बेटे हुसैन के प्रति अपनी जो ईमानदारी है, अपना जो प्रेम है, अपनी लॉयल्टी है वो शो करी, और हुसैन फिर वहाँ रहे। लेकिन बाद में भी हुसैन को जो है वो कॉन्स्पिरेसी चलती रही उनके अगेंस्ट, और जो ये यजिद हैं, इन लोगों ने यजिद ने डिफीट किया हुसैन को इस बैटल ऑफ करबला में। तो करबला का भी जो इतिहास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब चूँकि सिलेबस में नहीं थी इसलिए शायद उतना ज़्यादा डिटेल में हमने स्टडी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा करबला बहुत इंपॉर्टेंट है शियाओं के लिए स्पेशली। व्हेन वाज प्रॉफिट मोहम्मद फोर्स्ड टू माइग्रेट मक्का, ठीक है, फ्रॉम मक्का होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मक्का से कब माइग्रेट करने के लिए फोर्स किए गए, ठीक है, फोर्स्ड फ्रॉम मक्का होना चाहिए कायदे से, मतलब मक्का से बाहर जाने के लिए उनको कब फोर्स किया जाने लगा, कब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया कि फिर मोहम्मद के लिए दुश्वार हो गया मक्का में रहना, और उनकी जान के लिए भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए उनको लगा कि अब मक्का छोड़ के जाना चाहिए। तो 622 वाज द ईयर व्हेन मोहम्मद लेफ्ट मक्का एंड माइग्रेटेड टू मदीना। तो मक्का से मदीना की तरफ चले गए 622 में, ठीक है। तो दिस इज द ईयर व्हेन एंड बिटवीन whom बैटल ऑफ कैमल वाज फॉट। बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है, इसका तो जिक्र आपकी किताब में भी है, हमारे सिलेबस में भी है 11th क्लास की, ठीक है। तो जब अली खलीफा बने, ठीक है, तो एक धड़ा था, एक वर्ग था जो नहीं चाहता था कि अली खलीफा बने, और ये वर्ग कौन था? ये वर्ग था आयशा का। आयशा का जो ग्रुप था, जो आयशा थी मोहम्मद की सबसे यंगेस्ट बीवी जो थी, सबसे छोटी बीवी जो थी, उनका नाम था आयशा, और इन्हें ये नागवार था कि अली जो है वो खलीफा बने अगले। इसलिए एज अ प्रोटेस्ट जब अली खलीफा बने तो अपने ग्रुप के साथ, अपने वर्ग के साथ, या मैं कहूँ अपने कुछ आर्मीज़ के साथ में आयशा और अली के बीच में युद्ध होगा। इसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ कैमल, कैमल का युद्ध कहते हैं, ठीक है, जिसमें आयशा की डिफीट होगी, ठीक है। सो शी वॉज डिफीटेड बाय द अली। So the battle of Kamal was fought between Ali's supporter and the army led by Muhammad's wife Aisha in the year of 657, ठीक है। बाद में सिफिन का युद्ध होगा दूसरा, है ना, तो वो युद्ध भी इंपॉर्टेंट है ना। अली ने दो युद्ध लड़े थे, एक तो कैमल का युद्ध हो गया और सिफिन का युद्ध हो गया। सिफिन के युद्ध में जो है वो मुआविया के साथ में उनका युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद ही ये वाली सिचुएशन आ गई और क्वेश्चन भी संयोग से वही वाला आ गया, ठीक है। सो हु वर खारिजीज एंड व्हाट वाज देयर रोल। तो इसी सिफिन के युद्ध की जिसकी मैं बात कर रहा था, इस युद्ध में मुआविया के अगेंस्ट में अली थे, ठीक है। अब मुआविया भाई साहब जो थे वो बहुत सारा करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व थे, है ना। तो अली ने इन्हें कुछ अल्टीमेटम्स वगैरह दिए, इन्होंने माना वगैरह भी नहीं, और अली की जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है खलीफा के, उसको भी चैलेंज किया, खुद भी खलीफा बनना चाहते थे। तो यहाँ पर अली और मोहम्मद के बीच में इनके मुआविया के बीच में बैटल हुआ, और इस युद्ध में पहले तो कोई युद्ध करना नहीं चाह रहा था, ठीक है। काफ़ी टाइम तक तो सब दोनों सैनिक खड़े रहे, बाद में अली के सेना के ग्रुप ने जो इधर अटैक वगैरह किया भी, और फिर इसमें ट्रूस इस्टेब्लिश हो गया, शांति स्थापित कर दी गई कुछ समय के लिए, ठीक है, यानी सीज फायर जैसी सिचुएशन आ गई। तो जब सीज फायर किया गया तो अली के जो सपोर्टर्स थे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। कुछ लोग कह रहे थे कि अली ने सही किया, ठीक है, बहुत बढ़िया किया, और कुछ लोग कह रहे थे कि अली ने जो किया वो बहुत गलत किया, ठीक है। तो जो ये गलत कह रहे थे यही लोग कौन थे? खारिज, ठीक, खारिज कर दिया इन्होंने, कैंसिल कर दिया, मतलब अली का जो डिसीजन था उसको नहीं माना इन्होंने। सो दे ब्रोक विद द ग्रुप ऑफ अलीज फॉलोअर्स, दे वर द सोर्सेस ऑफ ट्रबल फॉर अरब स्टेट फॉर हाफ अ सेंचुरी। बाद में इन्होंने बहुत समस्या भी खड़ी करी, ठीक है ना, पूरे अरब वासियों के लिए, या अरब संसार के लिए, या इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। इवन अली की जो हत्या होगी वो यही लोग करेंगे, ठीक है, इन्हीं का एक ग्रुप करेगा जब वो कूफा की मस्जिद में थे। चलो, हु वर मुस्लिम्स। अब मुस्लिम हैं कौन?
तो जब मैं कहूँ आपसे कि मुस्लिम है कौन, तो आप बहुत सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है जब उन्होंने इस्लाम फाउंड किया, ठीक है, तो इस्लाम का मतलब होता था कि सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की जो विल है, इच्छा है, उस पर आप अमल करें, सरेंडर करें, शरण में जाएं उनकी। और ऐसे लोग जो इसमें फेथ रखते थे, इस आइडिया में, उन्हीं को क्या कहा गया, उन्हीं को कहा गया मुस्लिम्स। सो द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वर कॉल्ड मुस्लिम्स, ठीक है। दे बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ वन गॉड, दैट इज अल्लाह। तो होपफुली आपको ये जो हमने क्वेश्चन 13 तक डिस्कस किया ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 14 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज डोम ऑफ रॉक, हु बिल्ट इट। डोम ऑफ रॉक कहां है और किसने इसे बनाया। डोम ऑफ रॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल ये चर्चा में भी है काफी ज्यादा। इजराइल और जो फलस्तीन का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें डोम ऑफ रॉक जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये उसी अल-अक्सा मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में स्थित है। चलिए, सो द डोम ऑफ रॉक इज इन जेरूसलम। मैंने कहा ना, जेरूसलम शहर जिसे पवित्र शहर मानते हैं यहूदी लोग भी और मुस्लिम लोग भी, तो उसी जेरूसलम शहर में ये पूरा एक इलाका है, टेम्पल माउंट कहते हैं उसको, ठीक है। इस पूरे टेम्पल माउंट वाले इलाके में यहाँ पर देखेंगे तो डोम ऑफ रॉक है, और इस डोम ऑफ रॉक के बाद में जो है इधर में एक मस्जिद है, ठीक है, इसी को अल-अक्सा मस्जिद कहते हैं। और ये दीवार है पूरी वेस्टर्न वॉल, जिसको यहूदी लोग पवित्र मानते हैं, है ना। ये तो मैंने डिस्प्यूट भी आपके साथ डिस्कस कर दिया जो अभी इजराइल फ़लस्तीन का चल रहा है। और इस डोम ऑफ रॉक के अंदर ही ऐसा माना जाता है कि फाउंडेशन स्टोन है। ये फाउंडेशन स्टोन यहूदियों के लिए बहुत पवित्र जगह है, ठीक है, माना जाता है। यहूदी मानते हैं ऐसा, ज्यूश लोग, ज्यूश कम्युनिटी के लोग, कि दुनिया का जो एक्सपांशन हुआ है, दुनिया का जो विस्तार या निर्माण हुआ है, वो इसी जगह से हुआ है। ये सेंटर है दुनिया का, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन, और इसी के ऊपर डोम ऑफ रॉक बना हुआ है। तो डोम ऑफ रॉक जो है, इसको उमैया वंश के खलीफा थे अब्दुल मलिक साहब, इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो आपका आंसर मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको मिल गया होगा। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डोम ऑफ रॉक इन ब्रीफ। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजर वर्क्स ऑफ इस्लाम। प्राचीन वर्क्स में से एक है, प्राचीन निर्माण कार्यों में से एक है। और ये क्या था, ये उस यात्रा को मेमोराइज करने के लिए था, ठीक है, उसका संस्मरण है, उसको याद करने के लिए है, जो यात्रा मोहम्मद ने मक्का से जेरूसलम के लिए की थी, ठीक है। और मतलब यहां से हेवन के लिए की थी, एक्चुअली जेरूसलम से हेवन के लिए की थी, विद इन द नाइट। सो इट इज एसोसिएटेड विद द नाइट जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद टू द हेवन, ठीक है। यहीं से प्रॉफिट मोहम्मद कहां गए थे, स्वर्ग में गए थे। चलिए, ऐसे मान्यता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ उमैया डायनेस्टी। उमैया डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुवैया साहब हैं, जिन्होंने अली से बैटल लड़ा, और अली बाद में अली का असैसिनेशन हो गया, और यही जो है वो उमैया डायनेस्टी को फाउंड करने वाले हैं। हाउ डिड द अब्बासी डायनेस्टी लेजिटिमाइज देयर बिड टू पावर। अब्बासी वंश के जो लोग हैं, इन्होंने अपनी जो सत्ता है इसको वैधता कैसे दी, कैसे बोला, किन किन दावों को पेश किया कि हम ही हैं योग्य व्यक्ति, उमैया लोग योग्य नहीं है, हमें रूल करना चाहिए। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी जो पावर, बिड टू पावर है, यानी अपनी सत्ता के प्रति जो दावेदारी है, कंटेंडरशिप है, तो कैसे अपनी स्थापित करी उमैया डायनेस्टी के लोगों ने, ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ अब्बास, अब्बासी वंश के जो लोग हैं, अब्बासी वंश एक्चुअली, तो अब्बासी वंश के जो लोग हैं ये अपनी ओरिजिन मानते थे किससे, अब्बास से। अभी अब्बास कौन है, अब्बास जो है वो ये अंकल हैं किसके, प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है। अब्बास वाज द अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के चाचा हैं ये, ठीक है। एंड इन्हीं के नाम से इनको क्या नाम दिया गया, अब्बासी नाम दिया गया। अब्बास के नाम पे अब्बास के वंशज अब्बासी हो गए, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया अरब ग्रुप के लोगों को कि देखो क्या है कि जो उमैया लोग हैं, उमैया वंश के जो खलीफा हैं, ये अब उन नॉर्म्स को, रिचुअल्स को, रेगुलेशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद ने एस्टैब्लिश करे थे, ठीक है। और ये लोग क्या हैं, ये डेविएट हो गए हैं। इसलिए
एक कहावत या कह दें इन्होंने एक कहानी गढ़ी या कहानी फ्रेम की कि प्रॉफिट मोहम्मद ही कह गए थे, या एक ऐसी बात है उन्हीं के ज़माने से कि एक समय आएगा जब रिलीजन जो है, मेरी टीचिंग थोड़ी डेविएट होने लग जाएंगी और एक मसीहा आएगा और वो मसीहा क्या करेगा, लिबरेट करेगा। और ये मसीहा किन लोगों में से होगा, अरबों में से ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद खुद अरब थे। तो अरबों में से ही एक मसीहा आएगा और मसीहा जो है ही वुड लिबरेट, वो मुक्त करेगा लोगों के फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ उमैया रेजिम। उमैया वंश का जो ऑपरेशन चल रहा है, दमन चल रहा है ना, अन्यायकारी शासन चल रहा है, उससे क्या करेगा, आजाद करेगा। इस तरीके से कहकर इन्होंने क्या किया, अपने आप को, अपना जो दावा था उसको लेजिटिमाइज किया कि हम अब फ्री करेंगे और हम जो है वो अब उमैया वंश के दमन से भी फ्री करेंगे, साथ में एक ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद की शुद्ध प्योर शिक्षाओं पर आधारित होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What were the reasons for the weaknesses of अब्बासी स्टेट in 9th century? अब दावा तो बड़ा पेश कर लिया कि हम मसीहा हैं, है ना, लेकिन बाद में अब्बासी भी कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि धीरे धीरे अब्बासियों को भी, जब वो राजतंत्र में आए, बाहर से तो बहुत कमियां ढूंढ रहे थे उमैया की, लेकिन जब वो राजतंत्र में आए तो वादे तो पूरे किए, छोटे मोटे जो भी किए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वो भी उसी ट्रैप में फंस गए हैं जिस ट्रैप में उमैया थी। यानी जो उमैया जो एकदम लाविश लग्जूरियस लाइफ जीते थे, जो मैग्निफिशेंट कोर्ट प्रैक्टिसेस थी दरबार में उमैयास की, वो सब अडॉप्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, किन लोगों ने, अब्बासी ने। सो द रीजन फॉर द वीकनेस ऑफ द अब्बासी स्टेट इन 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में अब्बासी वंश की जो कमियां थी, उन कमियों में महत्वपूर्ण कमियां हैं। द कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्रोविंस बिगेन टू डिक्लाइन, यानी दूर के जो क्षेत्र थे, है ना, उन क्षेत्रों पर उनकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गई, ठीक है। और जो आखिरी खलीफा है हारून अल रशीद, उनके जो बेटे थे अमीन और ममून, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है, प्रो अरब और प्रो ईरानियन। तो इस तरीके से प्रो अरब और प्रो ईरानियन जो लोग हैं उनका फैक्शन क्रिएट हो गया, उनका डिवीजन क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये लोग क्या थे, सोल्जर्स में से, आर्मी में से, ब्यूरोक्रेट्स यानी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस में से लोग थे। कुछ लोग एक सेक्शन को सपोर्ट करने लगे, कुछ लोग एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को सपोर्ट करने लगे, और इस तरीके से जो वीकनेसेस हैं वो बढ़ती चली गई, क्योंकि जब ग्रुपों में बढ़ जाएंगे लोग तो यही होगा, एक ग्रुप दूसरे के साथ फाइट करेगा, इंटरनल स्ट्राइफ इतनी ज़्यादा भारी हो जाएगी कि क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि यूनिफिकेशन कितना है, सेंट्रलाइजेशन कितना है, ठीक है। What do you know about राबिया? तो राबिया के बारे में आप क्या जानते हैं? हमने जो लर्निंग एंड कल्चर वाला पार्ट है उसमें बड़े सुंदर तरीके से सूफिज़म और राबिया इन सबको बड़े अच्छे से डिस्कस किया है ना। तो राबिया जो है वो कौन थी, पहली महिला सूफी संत हैं, राबिया ऑफ बसरा, और इसी वजह से उन्हें नाम भी दिया गया था राबिया अल बसरी, ठीक है। तो दिस वाज द नेम ऑफ राबिया अल बसरी, ठीक है, राबिया अल बसरी। और ये एक महान सूफी संत थी, ठीक है, पहली महिला सूफी संत हैं। शी वॉज डीपली रिलीजियस, महान साधु संत, महान सूफी संत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इनके टीचिंग्स पढ़ोगे, आप सर्च करना जरूर, ठीक है ना, राबिया के बारे में, राबिया अल बसरी के बारे में सर्च करना। और राबिया अल बसरी जिस तरीके से प्रेयर करती हैं भगवान से, है ना, मीराबाई की तरह ही ये एक तरीके से कह दो, ठीक है। सो हर टीचिंग्स हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, उनकी एक प्रेयर का एग्जाम्पल दिया था जब मैं आपको वो वीडियो बता रहा था, उस वीडियो में क्या नाम है आपका, लर्निंग एंड कल्चर वाला। तो लर्निंग एंड कल्चर वाले वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये प्रे करती हैं अल्लाह से कि अगर मैं आपकी प्रार्थना इस डर से कर रही हूँ कि मुझे नरक में ना जाना पड़े तो मुझे नरक में भेज दो, एक काम करो। अगर मैं आपकी प्रार्थना, इफ़ आई एम वर्शिपिंग यू विद एक्सपेक्टेशन ऑफ हेवन, अगर मैं आपकी प्रार्थना इसलिए कर रही हूँ कि मुझे, मेरे मन में जब स्वर्ग जाने की इच्छा है, ठीक है ना, हेवन जाने की इच्छा है, तो मुझे हेवन में बिल्कुल मत भेजना, हेवन से मुझे बाहर निकाल देना, स्वर्ग के दरवाजे से धकेल देना। लेकिन अगर मैं प्रार्थना कर रही हूँ साफ दिल से अपने लिए, ठीक है, और अपने पूरे मन से आपकी प्रार्थना कर रही हूँ, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी फ़ायदे की इच्छा से,
तो या अल्लाह हमेशा अपना जो नूर है वो मुझ पर बरसा के रखना, हमेशा मेरे नज़रों में रहना। तो ये प्रार्थना आप देख रहे हैं मीन्स दिस इज़ द हाइट ऑफ डिवोशन, सेल्फलेस डिवोशन। ठीक है, तो राबिया जो है इन्होंने उस ज़माने में लोगों के दिल और दिमाग पर जो भक्ति है, सूफिज़म है, उसको बहुत डीपली जो है वो प्रीच किया था। हु वेर तुर्क्स, तो तुर्क कौन है भाई? राइट अबाउट देम इन ब्रीफ, शॉर्ट में लिखना है, राइट अबाउट देम इन ब्रीफ, है ना, संक्षिप्त में लिखना है आपको। अब तुर्क कौन है भाई? तो जो तुर्क है, नाम से भी समझ में आ रहा है कि इनका कुछ तुर्किस्तान से रिलेशन है। सो दीज पीपल वर एक्चुअली द नोमैडिक ट्राइब्स, घुमक्कड़ ट्राइब्स हैं, कबीले के लोग हैं जो एक जगह नहीं रहते। ज्यादातर ये बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया के आसपास के क्षेत्र को। ठीक है, ये लोग चूंकि अब क्या है, कबीलाई व्यवस्था के लोग हैं, कबीले में रहने वाले लोग हैं, इसलिए दो गुण इनमें बहुत भारी हैं, यानी दो गुण, दो प्रॉपर्टीज इनकी बड़ी अच्छी हैं, शार्प है। पहले तो क्या थे, ये योद्धा थे, क्योंकि अब कबीलाई लोग हैं, लड़ना तो बचपन से ही सीखे जाते हैं, है ना, बिना लड़े इनका जीवन सस्टेन नहीं कर पाएगा। कबीलाई व्यवस्था में तो जो लड़ना नहीं सीख पाया वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, अपना पूरा टाइम, पूरी वैलिडिटी तक वो, है ना, इस पृथ्वी में रह ही नहीं पाएगा, कोई भी निपटा देगा उसको। इसलिए वॉरियर होना बहुत जरूरी है किसी भी ट्राइबल का। और दूसरा, ये लोग एक परफेक्ट हॉर्स राइडर भी थे। ठीक है, और इसी वजह से धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अब्बासी और सामानिद और जो बाइद एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें गुलामों के तौर पर, सैनिकों के तौर पर भर्ती होना शुरू हो गए, जिससे इनको भी थोड़ा फ़ायदा होता था, इनको परमानेंट लाइवलीहुड मिल जाता था। और इन लोगों को, अब्बासी, समानिद और जो बाइट्स थे, इनको थोड़ा ईमानदार लोग मिल जाते थे। धीरे धीरे ये अपनी मिलिट्री स्किल्स, अपनी वॉरियर क्वालिटीज़ और अपनी लॉयल्टी, है ना, इनकी वजह से, अपने सर्विंग एटीट्यूड की वजह से धीरे धीरे उच्च पदों पर पहुंचते चले गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शॉर्ट में हो गया इंट्रोडक्शन के साथ में कि तुर्क लोग हैं कौन। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। राइट एनी टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, आपको इस्लाम की 2 शिक्षाएं बतानी हैं। तो इस्लाम की 5 प्रमुख शिक्षाओं में से यहां पे 2 मैं आपको बता देता हूं। गॉड, दैट इज अल्लाह इज वन। ठीक है, यानी ईश्वर एक है, अल्लाह जिन्हें हम कह रहे हैं। ठीक है, ईश्वर एक है, जिसे आप किस नाम से बुला रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है। ठीक है, तो कहते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है ना। तो यहां पर वही बात है कि ईश्वर एक है, जिन्हें हम अल्लाह कह रहे हैं, और ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिशाली भी है, कुछ भी कर सकता है अल्लाह चाहे तो। ठीक है ना, तो अल्लाह की पोटेंसी सबसे ज्यादा है। पोटेंसी यानी मतलब ओमनी पोटेंट, ही इज एवरीथिंग, ही इज एबल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इस पृथ्वी में भी है, इस पृथ्वी के बाहर भी है, हर जगह वही है। ठीक है, तो ये तो कव्वाली जैसा हो गया। पीपल शुड लीड अ सिंपल लाइफ एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड टीचिंग वॉज दैट लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार में भरोसा रखना चाहिए, एक सादा जीवन जीना चाहिए। ये अगली शिक्षा हो गई प्रॉफेट मोहम्मद के, इस्लाम की। आगे बढ़ते हैं इसी शिक्षा के साथ। Who were Muslims? Which 2 things did they promise? अब मुस्लिम्स तो आपको अभी पता चल गया है कि मुस्लिम लोग हैं कौन, जो प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स पर बिलीव रखते थे, इस्लाम को मानते थे, अल्लाह के सामने सरेंडर करने वाला, अल्लाह की जो मंशा है, इच्छा है, विल है, उस पर सरेंडर करने वाला मुस्लिम कहलाता है। ठीक है, मोहम्मद की बात को मानने वाला मुस्लिम कहलाता है। और which 2 things did they promise? कौन सी 2 चीजें यहां पर मोहम्मद ने कह दें या इस धर्म में प्रॉमिस की गई हैं? तो पहला, सैल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो आपने अक्सर अलग अलग धर्मों में बाद में मृत्यु के बाद की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, रिचुअल्स हैं, ये ऑब्जर्व किया होगा। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से व्यक्ति के मरने के बाद उसको ट्रीट किया जाता है। हिंदू धर्म में आपको पता है कि अंत्येष्टि की जाती है, जलाया जाता है मुर्दे को। ठीक है ना, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, इसे संस्कार नाम दिया गया है। आप क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में देखेंगे तो क्या किया जाता है, कब्र में उस व्यक्ति को दफन किया जाता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड में उसको दफन कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ और धर्म हैं जिन धर्मों में इवन लाश को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चील कौवे वगैरह खा लें। अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग बिलीफ्स हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है यहाँ पे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसकी बॉडी भले ख़त्म हो गई है, वो कब्र में अब सोएगा,
ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा RIP कहा जाता है, रेस्ट इन पीस। बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, RIP नॉर्मली जो है वो जहां पर ये अंतिम संस्कार वाली प्रक्रिया होती है, जहां पे दफनाना होता है, वहीं पे नॉर्मली करना चाहिए। ठीक है, हर जगह कह देते हैं लोग, ठीक है, RIP उतना वैलिड नहीं है जहां पे व्यक्ति को जलाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये माना गया कि वो खत्म गया है ना, जजमेंट वजमेंट का दिन कहीं पर कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो डे ऑफ जजमेंट के दिन, जिस दिन कयामत का दिन आएगा, उस दिन जजमेंट होगा। आपके सारे जो भी आपने एक्टिविटीज़ करी हैं, जो भी कर्म करें, उनका लेखा जोखा लिया जाएगा। उसके बाद आप कायनात में जाएंगे, आप कायनात कह रहा हूँ मैं, उसके बाद आप स्वर्ग में जाएंगे, आप नरक में जाएंगे, ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मुक्ति आपको जजमेंट डे के दिन मिलेगी। तो पहला आपको प्रॉमिस दिया गया कि इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स, ऑल द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम, देन यू विल बी ग्रांटेड सैल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो जजमेंट दिन, आखिरी दिन जो है, आपको सैल्वेशन, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तब तक आप उस कब्र में शांति के साथ सोइए, रेस्ट इन पीस। दे वुड बी गिवन अ शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी व्हाइल ऑन द अर्थ। और जब तक पृथ्वी में, ऊपर जब जाओगे तब तो भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारा ध्यान रखेंगे ही। लेकिन जब आप दुनिया में हैं, इस दुनिया में, भगवान की बनाई, अल्लाह की बनाई दुनिया में, तब तक आपको क्या किया जाएगा? रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी, यानी उस क्षेत्र में जो भी संसाधन हैं, उन सारे संसाधन को बांटा जाएगा आपके साथ। यानी आप पृथ्वी में भी खुश रहेंगे, और जब पृथ्वी से निपट जाएंगे, बाहर जाएंगे, निकलेंगे, तब भी आपको आनंद मिलेगा। तो ये दो वादे थे जो किए गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म कैलिफ। आपको खलीफा के बारे में बताना है भाई कि खलीफा कौन है। तो खलीफा के बारे में दो तीन चीजें जान लो। सबसे पहले, खलीफा प्रॉफेट मोहम्मद के सक्सेसर हैं, ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद के सबॉर्डिनेट हैं या डेपुटी हैं। ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेपुटी। ठीक है, सो ही वॉज द डेपुटी ऑफ द खलीफा एंड एट द सेम टाइम ही वॉज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सक्सेसर्स ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद के धार्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं खलीफा। ठीक है, हाउ वॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफत क्रिएटेड। खलीफा का पद, खलीफा का जो डेजिग्नेशन है, वो कैसे क्रिएट किया गया। आपको बहुत डिटेल में ये पूरा टॉपिक ही बना के मैंने वीडियो में दिया है, ठीक है, जिसमें द कैलिफ करके वीडियो होगा। इसमें आप जाके जब देखोगे तो आपको बकायदा कहानी समझ में आएगी कि क्या क्या हो रहा था। सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आंसर क्लियर कर देते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद ने 632 में दुनिया छोड़ दी। उनको तो साल्वेशन मिल गया, वो तो चले गए, वो तो अल्लाह के भेजे संदेशवाहक थे इस दुनिया में। ठीक है, वो अल्लाह के पास चले गए। अब बाकी लोग जो बचे उनकी कम्युनिटी के, अब उनको तो यहीं रहना है, उनका तो जजमेंट वगैरह होगा जब, तब देखा जाएगा अब क्या किया जाए, तब तक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, है ना। तो कम्युनिटी का मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। और कम्युनिटी का मैनेजमेंट करने के लिए कोई प्रॉपर पर्सन नहीं था, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। मोहम्मद ने तो किसी को अपॉइंट किया नहीं था, इसलिए ये कंफ्यूजन हुआ कि कौन, हु विल लेजिटिमेटली गाइड, है ना। यानी अगला प्रॉफिट तो कोई क्लेम कर नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि प्रॉफिट तो इस्लाम में भगवान चुन रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे डिसाइड यही होगा कि अगला व्यक्ति जो है, जो सक्सेसर बने, वो कौन बने। तो चूंकि रूल्स रेगुलेशन क्लियर कट थे नहीं, इसलिए ये डिसाइड किया गया, है ना, कि जो खलीफा है, वो खलीफा जो है वो आगे जाके पॉलिटिकल और रिलीजियस जो लिगेसी है प्रॉफेट मोहम्मद की, उसको इनहेरिट करेगा, और वही जो है आगे सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, खलीफा का पद कैसे बना, क्लियर हो गया हमें। 4 खलीफाओं के नाम बताने हैं भाई आपको। नेम 4 खलीफ्स, हाउ डिड दे जस्टिफाई देयर पावर्स। द 4 कैलिफ्स वर, इनके नाम हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं पहले भी। 632 से 661 तक ये 4 खलीफा हैं जो रूल करेंगे, ठीक है। और इन्होंने जस्टिफिकेशन कैसे दिया अपनी शक्ति का, इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया अपने संबंधों के आधार पर। यानी व्हाई वी आर बिकमिंग खलीफा,
बिकॉज वी हैव अ क्लोज एसोसिएशन विथ प्रॉफिट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट के साथ में नजदीकी संबंध था, और इसी वजह से इन्होंने, या इनको कहा जाता है राशिदुन खलीफा, क्योंकि इनको बाकायदा प्रॉफिट मोहम्मद ने ही गाइड किया था, राइटली गाइडेड थे, ठीक है, राइटफुल खलीफा थे, ठीक है। तो बिकॉज दे हैव क्लोज एसोसिएशन विथ द प्रॉफिट, दैट इज व्हाई दे जस्टिफाइड, दे इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे अपनी पावर को जस्टिफाई कर रहे थे, प्रॉफिट से अपने संबंधों के आधार पर, प्रॉफिट से अपने नज़दीकी संबंधों के आधार पर ये अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करते थे। और ये चार हैं, अबू बकर हैं, उमर साहब हैं, ठीक है, उस्मान या उस्मान कह दें, और अली साहब हैं। ये चार जो हैं आपके खलीफा हैं शुरुआती, ठीक है। उसके बाद तो उमैया वंश आ गया, ठीक है, अली के बाद। राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ खलीफा, आपको खलीफा की जो संस्था है इसके दो उद्देश्य बताने हैं, दो ऑब्जेक्टिव बताने हैं। पहला है टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उलमा, उम्मा कहना चाहिए यहाँ पे, नॉट उलमा, ठीक है, उम्मा, उलमा तो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उम्मा, अब आपको पता है उम्मा क्या है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जितने भी लोगों को प्रीच किया था, जितने भी लोगों को इस्लाम में दीक्षा दी, कहते हैं एक तरीके से दीक्षा शब्द कहता है ना, अपना पूरा एक ग्रुप बनाया बिलीवर्स का, जो लोग उस इस्लाम में फेथ रखते थे, तो फेथफुल लोगों का, बिलीवर्स का जो ग्रुप बना, उसको कहा गया उम्मा, यानी कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स इज कॉल्ड उम्मा, ठीक है। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद चले गए तो बहुत सारे लोगों को, चूंकि बहुत सारी ट्राइब्स थी इस उम्मा में, है ना, बहुत सारे ट्राइब्स ने मोहम्मद को तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जब मोहम्मद गए तो उनके खलीफाओं को सरेंडर नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने कहा हमारी जो लॉयल्टी थी, हमारा जो सरेंडरिंग था, दैट वाज फॉर प्रॉफिट मोहम्मद, वो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए था। अब प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है तो हम इंडिपेंडेंट, हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहाँ किसके पास जाना है, हम किसके लिए ईमानदारी अपनी दिखाएं, किसके लिए नहीं दिखाएं, ठीक है। तो अब ये जो खलीफा हैं इनके सामने जिम्मेदारी है कि क्या करें, उम्मा को एक बना के रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग थे अलग अलग ट्राइब के जो अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर चुके थे, यानी उस जमाने में अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग प्रॉफिट हो गए थे, ठीक है। तो ये डिसइंटीग्रेशन जो है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए पहला चैलेंज यही था टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। तो ये जो डिसइंटीग्रेट हो रही ट्राइब्स हैं, अलग अलग होती ट्राइब्स हैं, इनको एक करना, पहला तो ये हो गया। टू रेज द रिसोर्सेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और दूसरी चीज़ है उम्मा सर्वाइव कैसे करेगा। उम्मा का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। उम्मा तो एक संस्था हो गई, एक नाम हो गया, बट इसमें है कौन, इसमें तो बहुत सारे बिलीवर्स हैं ना, और सारे बिलीवर्स का समूह है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब उम्मा को फीड करना है, मतलब कहने का इनके खाने पीने, इनके जीने, इनके लाइवलीहुड के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए ना। सो द रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, क्योंकि बेसिकली उस जमाने तक मदीना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई थी मोहम्मद की, है ना, और पूरा जो सिस्टम डेवलप होता था वो मोहम्मद के इंस्ट्रक्शंस पर ही होता था, सारा का सारा काम, है ना। अब लूट के ज़रिए और तमाम अलग अलग मेथड्स के थ्रू किसी न किसी तरीके से फाइनेंस या रिसोर्स जुटाया जाता था, लेकिन अब उम्मा भी बढ़ रहा था, है ना, और एक्सपेंशंस भी करने थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता था इसी से कि एक्सपेंशन करके हम कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को, यानी जब आक्रमण करेंगे, लूट करेंगे, वेल्थ लेके आएंगे, तो उससे हम और जो उम्मा है उसको क्या करेंगे, सस्टेन कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज जो है वो जुटाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो खलीफा के दो बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकल के आ गए। पहला, एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स, उन कबीलों के ऊपर वापस से कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, और दूसरा सबके सस्टेनेंस के लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना। हु वॉज द थर्ड कैलिफ, तीसरे खलीफा कौन थे, वाई वॉज ही असैसिनेटेड। तो तीसरे खलीफा उस्मान साहब, ठीक है, आप कुछ भी कह दें, तो तीसरे खलीफा थे ये। समस्या ये थी कि चूंकि ये भी अब अरब ही हैं, अब ये सब लोग राइटली गाइडेड खलीफा, राशिदुन खलीफा हैं, तो ये भी उसी ट्राइब को बिलोंग करते थे, कुरैश ट्राइब को, जिसमें से प्रॉफिट मोहम्मद थे, ठीक है। सो प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं, ठीक है, इसी ट्राइब को बिलोंग कर रहे हैं, कुरैश ट्राइब को। अब धीरे धीरे इन खलीफा ने, ये तीसरे खलीफा ने क्या किया कि अपने चारों तरफ उन सभी लोगों को अपॉइंट किया जो उसी ट्राइब के थे, कुरैश ट्राइब के लोगों को, यानी पूरा अपना जो दरबार है और अपने जो क्षेत्र हैं वो उन लोगों से भर दिया जो कौन है, जो उसी कुरैश ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरे ट्राइब के जो लोग हैं, अब अभी पूरा जो उम्मा बना हुआ है ना,
भाई प्रॉफिट मोहम्मद को तो सबने सरेंडर किया था, तमाम मदीना में जितनी बाकी कम्युनिटीज थी उन सब ने भी, ट्राइब्स जो थी उन सब ने, तो वो भी चाहते थे ना कि हमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस मिले, कुछ ऐसी प्रोविंसेस मिले जहां से बढ़िया रेवेन्यू आता हो, हमें भी कुछ मालदार जगहें और डेजिग्नेशंस मिले ताकि हम भी आराम करें, है ना। लेकिन यहाँ पर जितने भी एक इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस थे, इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, वहाँ पे गवर्नर, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी वो लोग कुरैश ट्राइब के लोग थे, इसलिए दूसरी ट्राइब के जो लोग हैं उम्मा की, ये नाराज़ होने शुरू हो गए और यहीं पर क्या होगा, असैसिनेशन हो जाएगा, यानी इनको मार दिया जाएगा, ठीक है। दिस लाइन इज नॉट वैलिड हियर, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई लेने देने नहीं, खारिजों नहीं, खारिजों ने तो अली की डेथ करी थी, यानी अली का असैसिनेशन करा था। तो पहला असैसिनेशन इन्हीं का होगा, उस्मान साहब का, और रीज़न यही था कि इन्होंने प्रमोट करना उन लोगों को शुरू किया जो लोग सिर्फ उन्हीं के फैमिली या ट्राइब के मेंबर थे, और बाकी लोगों को इन्होंने प्रमोट करना शुरू नहीं किया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 28। Why did Islam divide into two sects? अब देखो क्वेश्चन के थोड़े से रिपीटेशन टाइप के हैं यहाँ पे, ठीक है। नेम दीज टू सेक्ट्स ऑल्सो। तो लगभग हमने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है वैसे, कि आपको यहाँ पे बताना है कि इस्लाम दो रास्तों में, दो पंथों में क्यों डिवाइड हो गया, आपको इनके नाम भी बताने हैं, है ना। तो आपको पता है, ठीक है, कि एक्चुअली डिसकंटेंट क्रिएट हो गया मोहम्मद के बाद में, सक्सेसरशिप को लेके, उत्तराधिकार को लेके, और दो वर्ग हैं, दो सेक्शंस हैं जो दो अलग अलग लोगों को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं खलीफा की पोस्ट के लिए, अबू बकर को, ठीक है, और अली को। तो बाद में जो अबू बकर के फॉलोवर्स हुए वो सुन्नी कहलाए, और जो अली के फॉलोवर्स हुए वो शिया कहलाए। बहुत सिंपल चीज़ है ना। तो यहाँ पे वापस से हम उतना फिर से डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, लेकिन आंसर जो है वो यहाँ पे भी वही आएगा, क्लियर है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मोहम्मद शिफ्ट फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब इसको भी तो हमने एक तरीके से क्या किया है, डिस्कस ही कर लिया है, पर फिर भी मैं चलो एक बार आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे महत्व तो बताना है, क्या बताना है, महत्व तो बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है। तो थोड़ा अलग तरीके से वहाँ पे कैलेंडर वगैरह के बारे में, लूनर कैलेंडर वगैरह का जिक्र था एक नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी वीडियो के। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल जस्ट थोड़ा सा चेंज किया है, बट लगभग ऑब्जेक्टिव वही है। तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, इसलिए आंसर भी थोड़ा सा चेंज तो होगा। मोहम्मद की जो मक्का से लेके मदीना तक की यात्रा है, आपको उसका महत्व बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है। तो आपको पता है कि देयर वर सम ट्रबल्स फॉर मोहम्मद इन मक्का, सो ही डिसाइडेड टू शिफ्ट टू मदीना। कुछ समस्याएं थी मक्का में, इसलिए मोहम्मद साहब ने डिसाइड किया कि मदीना चले जाना चाहिए। 622 में मोहम्मद साहब ने मदीना में जो है वो शिफ्ट हो गए। अब इस पूरी यात्रा को बहुत सम्मान, बहुत एक बड़े जो है ना एक इवेंट के तौर पे देखा गया। तो पहला है कि ये जो यात्रा थी मक्का से मदीना के लेके, मक्का से लेके मदीना तक के लिए, इसको अराबिक शब्द में हिजरत या हिजरा या हिजरी भी कहते हैं, ठीक है। तो हिजरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक तो पहले ये हो गया कि ये हिजरी हो गया। अब इसी के दिन से, जिस दिन ये यात्रा हुई, एक कैलेंडर शुरू हुआ जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं। इसे चूंकि इस्लामिक एरा का युग माना गया, यानी यहीं से इस्लाम की एक्चुअली बेसिकली बहुत एक बड़ी इवेंट हुई, इसलिए इसे इस्लामिक एरा की शुरुआत माना गया। तो यहाँ से एक कैलेंडर बना जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं। तो एक तो ये मंथ या ये जो समय है, ये इस्लामिक कैलेंडर के फाउंडेशन या इस्लामिक ईयर या इस्लामिक एरा के फाउंडेशन का ईयर है, और दूसरा इस यात्रा को हम अरबिक में हिजरात भी कहते हैं, ठीक है। तो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है उसका ये दो सिग्निफिकेंस है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाई डिड प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेट टू मदीना। अब देखो रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो लगभग, चलो फिर भी आपसे चर्चा कर लेते हैं, है ना। यहाँ क्लियर कट चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आंसर में बाकायदा लैंग्वेज में ही आपको लिखा हुआ है रीजन की मोहम्मद साहब क्यों गए मदीना। भाई, he faced stiff opposition from the Meccan since their faith differed from their reasons and practices। मैंने आपको लगभग 2 से 3 बार तो इसी वीडियो में बता दिया कि जब हम मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद को रिवीलेशन हुए,
ठीक है, जब उनको नॉलेज रिवील हुआ, ठीक है, अल्लाह के थ्रू, ठीक है, अल्लाह से गैब्रियल के थ्रू, ठीक है, तो इस रिलीजन का क्या था, इस रिलीजन का जो एसेंस था वो मोनोथिस्ट था, ठीक है, एकेश्वरवाद की तरफ था। तो इस एकेश्वरवाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सरेंडर करना है एक ईश्वर के प्रति। लेकिन मक्का का जो क्षेत्र था, मक्का की आधी से ज्यादा इकोनॉमी ही काबा वगैरह में जो पिलग्रिमेज आते थे उसके ऊपर भी डिपेंड करती थी, जो यात्री आते थे हज यात्री वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करती थी। तो अब काबा में तो बहुत सारी मूर्तियां रखी थी, और उस जमाने का जो अरब का कल्चर था वो बहुदेववाद यानी बहुत सारे पॉलीथिस्ट था, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता था, मूर्ति पूजा करता था। तो जब मोहम्मद साहब ने ये आपका टीचिंग स्प्रेड करना शुरू किया मक्का में, तो उनकी जो फेथ है वो डिफर्ड थी, अलग थी फ्रॉम द रीजन एंड प्रैक्टिसेस। उस क्षेत्र में जो प्रैक्टिसेस चलती थी उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोगों की सालों से चली आ रही मान्यताओं को चैलेंज करोगे, जो वो कर रहे थे प्रैक्टिस, अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं रिलीजियसली तो आप उस पर फेथ रखते हैं, तब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी फेथ को कोई चैलेंज करेगा तो ईजिली तो नहीं चेंज हो जाएगी आपकी फेथ। आर्गुमेंट्स होंगे, काउंटर आर्गुमेंट्स होंगे, हो सकता है कई बार वायलेंस भी हो जाए, तो वायलेंट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, वायलेंस का भी स्कोप है। यहाँ पे वही होना शुरू हो गया। मक्कन टुक ऑफेंस टू द रिजेक्शन ऑफ द डीटीज। अब मक्का वासियों ने जो मूर्ति पूजा वगैरह है, डीटीज हैं उनकी, इनका जो रिजेक्शन किया मोहम्मद ने, इसको अपराध मानना शुरू कर दिया, है ना। मक्कन टुक इट ऑफेंस, अपराध मानना शुरू कर दिया। और इस अपराध की बदौलत क्या हुआ, मक्का के वासी जो हैं, इवन उनके जो क्लैन के लोग हैं, बानो हाशिम क्लैन के, उनके जो ट्राइब कुरैश ट्राइब के लोग हैं, ये लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? कहीं ना कहीं मक्का का जो धर्म है, काबा के जो बहुत सारे देवी देवता हैं, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजन और फेथ तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर का भी हिस्सा है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी का भी हिस्सा है। तो बहुत सारी चीज़ों को थ्रेट हो रहा था। अगर मूर्तियां निकल जाती वहाँ से, एकेश्वरवाद स्थापित हो जाता, बहुदेववाद की प्रथा चली जाती, तो इकोनॉमिक एक सेटबैक होता है उन लोगों के लिए जो लोग उसके ऊपर अपनी इकोनॉमी को बेस्ड किए हुए हैं। ठीक है, फिर फेथ तो चैलेंज हो ही रही थी। इसलिए मक्का वासियों ने जो नया धर्म आया था, इस नए धर्म को एक खतरा माना, फाउंड अ थ्रेट। दे स्टार्टेड कंसीडरिंग दिस न्यू रिलीजन एज अ थ्रेट टू द स्टेटस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मक्का। मक्का का जो स्टेटस है, जो संपन्नता है, उसके लिए इस नए धर्म को उन्होंने क्या माना? खतरा माना, मोहम्मद के धर्म को। और यही रीजन हुआ कि उनको ट्रबल फेस करने पड़ गए, उनकी जान पे बनाई, और मोहम्मद साहब को माइग्रेट करना पड़ा मक्का से मदीना की तरफ। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, व्हाई डिड फातिमिस कंसीडर देमसेल्फ एज द सोल राइटफुल रूलर्स ऑफ इस्लाम? तो जब आपका उमैया वंश, उमैया नहीं अब्बासी वंश, जब आपका अब्बासी वंश जो है वो डाउनफॉल की तरफ है और बहुत सारे मामलूक सुल्तान्स वगैरह जो है ये इमर्ज हो रहे हैं, इसी दौरान सिनेरियो में आ गए फातिमिड्स। अब ये फातिमिड्स कौन है भाई साहब? फातिमिड्स belongs to the Islami subsect of Shia, ठीक है, and considered themselves as the rightful rulers of Islam because they were the descendants of Fatima, the daughter of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad साहब की पुत्री थी जिनका नाम था फातिमा। फातिमा के वंश से जो लोग आते थे, उन्हीं के पुत्र, पुत्रों के पुत्र, नाती पोते वगैरह, ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अली के लिए उत्तराधिकारी, यानी अली के प्रति अपनी ईमानदारी व्यक्त करते थे। बाद में, अब अली तो खुद खलीफा थे भी, बाद में अली की मृत्यु हो गई, उमैया वंश के हाथ में खलीफत चली गई, तो इन लोगों को मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही अब्बासी वंश कमज़ोर पड़ा, वैसे ही वापस से इनके पास एक मौका आ गया कि अब उस खलीफा के पद को ये क्या करें, वापस से होल्ड करें। ठीक है, तो फातिमिद शब्द जो आता है बिलोंग्स टू फातिमा, यानी रिलेटेड टू फातिमा, ये मतलब ही है रिलेटेड टू। फातिमिड्स मीन्स वी आर रिलेटेड टू फातिमा। ठीक है, और ये लोग बेसिकली क्या है, ये एक क्लैन है, ठीक है, या सब सेक्ट है। ठीक है, इस्लाम की ही शियाओं की एक सब सेक्ट है जो अपने आप को ओरिजिन मानते हैं, अपनी ओरिजिन मानते हैं फातिमा से, और ये साथ में अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं कि हमारी राइटफुल नैतिक दावेदारी जो है, हमारा अधिकार है खलीफा के पद पे। ठीक है ना, चलो। और क्यों है हमारा दावेदारी खलीफा के पद की? क्योंकि भाई हम खुद भी मोहम्मद साहब के वंश से हैं,
तो जो बाकी खलीफा भी हुए थे वो भी मोहम्मद साहब के कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटिव या वंश से थे, या मोहम्मद साहब के करीबी लोग थे ना, तो मोहम्मद के करीबी जो है वो खलीफा बन सकते हैं, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड चीज़ थी। हाउ डिड अरब ब्रिंग सीरिया, इराक एंड इजिप्ट अंडर देयर कंट्रोल? ठीक है, तो था क्या वहां पे, अरबों ने सीरिया, इराक और इजिप्ट के इलाकों में कैसे कंट्रोल किया, है ना, ये क्वेश्चन है। और आपका जो आंसर है बहुत सिंपल सी चीज है। होता क्या था, होता ये था कि उस जमाने में वहां पर ऑलरेडी क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ठीक है ना, आप देखोगे कि जब सीरिया, ईरान और इराक की तरफ एक्सपेंशन होगा अरबों का, तो इसमें उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सीरिया वालों के, ईरान वालों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूनिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, थोड़ा सा कमजोरी तो पहले ही आ गई। अब बाहर का शत्रु जो है वो पावरफुल जब है और आप में कमजोरी है तो ऑब्वियसली बात है वो जीत लेगा आपको। सो द एडवांटेजेस ऑफ ऑन गोइंग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिवॉल्ट्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, इनकी वजह से अरब एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर सीरिया, इराक एंड इजिप्ट। इसी कारण से सीरिया, इराक और इजिप्ट की जो प्रोविंसेस थी, जो आपके बेजेंटाइन वगैरह के पास रहेंगी, इनको धीरे धीरे करके अरब लोग जीत लेंगे। ठीक है ना, फ्रॉम 637 टू 642। क्योंकि इन क्षेत्र में क्या चल रहा था, इन क्षेत्र में इंटरनल स्ट्रिफ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकल लीडरशिप वीक होती चली जा रही थी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वीक है तो फिर लड़ेगा कौन, लड़ेगा तो वही ना जो पॉलिटिकल लीडर है वहां का। जब वही आपस में एक नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है, क्या होगा, झगड़ा होगा, और झगड़े में सामने वाला जीत जाएगा जो एक है, जो यूनाइटेड है, जो पावरफुल है आपसे। नेम द 4 स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ व्हिच इज द मोस्ट कंजर्वेटिव अमंग देम। तो आपको भी पता है कि जैसे जैसे इस्लाम में रीजन, लॉजिक, इंटेलेक्चुअल जो एक इंटरफेरेंस है वो बढ़ना शुरू हुआ, और जो इस्लामिक लॉज हैं, चूंकि कुरान में जो लिखा था वो तो है ही है, लेकिन कुरान में बहुत सारी चीजें क्लियर थी नहीं, तो उसके लिए फिर हदीत, शरिया, यहां पे आए लोग, और हदीत और शरिया का जो इंटरप्रिटेशन है, ये इस्लामिक लॉज थे। ठीक है, हदीत और शरिया, प्रॉफिट मोहम्मद की बातें, प्रॉफिट मोहम्मद के बिहेवियर्स, प्रॉफिट मोहम्मद की शेइंग्स, यानी जो वो कहते थे। ठीक है, तो इन इस्लामिक लॉज का इंटरप्रिटेशन भी उलेमा वगैरह या जो रिलीजियस स्कॉलर थे उनके अकॉर्डिंग हुआ। यानी कई बार इस रीजन, लॉजिक और इंटरप्रिटेशन ने इस्लामिक लॉज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, और जिसकी वजह से 4 स्कूल ऑफ थॉट्स बने, 4 स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ बने। ठीक है, जिन्हें मजहब कह रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब कहने का कि 4 ऐसे धर्म गुरु हैं, 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पर्संस हैं जिनके थोड़ा सा ओपिनियंस डिफर कर रहे थे इस्लामिक लॉज को लेके, इस्लामिक कानूनों को लेके, और इसी वजह से ये 4 सेक्ट्स आ गए, 4 रास्ते आ गए, 4 आप कह दे मान्यताएं स्थापित हो गई। ठीक है, मालिकी, हफी, शफी और अबाली। इसमें से जो लास्ट वाला है, ठीक है, दैट वाज द मोस्ट कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, ये काफी ज्यादा कंजर्वेटिव सेक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डिड द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड ब्रिंग टुगेदर? ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री ने किन किन चीजों को एक किया? यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लॉ ब्रिंग टुगेदर, कौन कौन सी चीजें जिनको एक किया? सो द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लॉ वर्ल्ड ब्रॉट टुगेदर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आपको लास्ट में, एकदम लास्ट वाला जो लर्निंग एंड कल्चर का वीडियो है उसमें आप देखना, मैंने आपको बताया हुआ है ना, कि 3 सर्किल्स हैं, 3 सर्किल्स मैंने ड्रॉ किए हुए थे उस वीडियो में, और वो 3 सर्किल्स मैंने बताए हैं। एक सर्किल था आपका रिलीजन का सर्किल, ठीक है, एक सर्किल था आपका कम्युनिटी का सर्किल, और तीसरा सर्किल था आपका पॉलिटिक्स का सर्किल। ठीक है, तो एसेंस ये निकलता है कि आपका ये जो इस्लाम है, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन में हमने यही सीखा कि कैसे ये 3 चीज़ें जो है ना, एक हो रही हैं, रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स। तो ये इन तीनों चीज़ों को एक करके ला रहा है। शुरू में धर्म स्थापित हुआ, धर्म ने कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। शुरू में एक सर्किल था, फिर ये अलग अलग भी होगा, फिर आगे प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आया था, ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको सिर्फ ये 3 शब्द बताने हैं, रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स। व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खलीफत? तो ये डिस्कस कर चुके हो भैया बड़े डिटेल में, फिर भी मैं बता देता हूं यहां पे वापस से। ठीक है, सिर्फ कीवर्ड्स पे जाओ, आंसर लिखा हुआ है।
ठीक है, खलीफा के दो कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, तो उन ट्राइब्स को जो अलग हो रही हैं उम्मा की, उनको एक करके रखना, और रिसोर्सेस जो है, संसाधन जो है उम्मा के मैनेजमेंट के लिए, उम्मा को सस्टेन करने के लिए वो जुटाना। ये दो दिमाग में छाप लो। व्हाट डू यू नो अबाउट द बैटल ऑफ करबला? आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेम एनी 4 इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों को आपको डिस्कस करना है, मेंशन करना है। लिटरेरी वर्क्स को, कौन कौन से लिटरेचर लिखे गए महत्वपूर्ण, किताब अल बुखला, ठीक है, अल कानून, शाहनामा, कलीला व दिमना, तो आपको याद होगा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में जो आपको जानकारी देता है, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ये जानकारी देता है, ठीक है। किंग्स ऑफ प्रॉफिट वगैरह जो है उससे रिलेटेड है। अल कानून आपको याद होगा, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड जो नॉलेज मिलता है वो हमें यहीं से मिलता है, ठीक है, कि मेडिसिन का क्या रोल है, इसके अलावा आपको डाइट का क्या रोल है, इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ में, ये सब कुछ तो मेडिसिन से रिलेटेड है। किताब आपकी शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था, आपको याद होगा 30 साल लग गए थे इसको ये पूरी लिखने में, है ना। तो इसमें शाहनामा में पूरी ईरान की हिस्ट्री है, ईरान, एंशियंट ईरान से लेके मॉडर्न टाइम तक, जब तक अरबों का वहाँ कब्जा हुआ तब तक की कहानी है। इसमें रुस्तम एक सेंट्रल फिगर है। फिर कलीला व दिमना आपको याद होगा, पंचतंत्र की मैंने बात की थी, है ना, तो जो पंचतंत्र का अरबिक वर्जन है वही है यहाँ पे कलीला और दिमना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं आपके इस्लामिक वर्ल्ड के। बैटल ऑफ कैमल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन खलीफा अली एंड आयशा। तो कैमल का युद्ध जो हुआ था वो आयशा और अली के बीच में हुआ था, क्योंकि आयशा वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अली एज अ खलीफा, है ना। तो इनका जो वर्ग था वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था अली को, इनका आयशा का वर्ग जो है, आयशा का जो ग्रुप है। चलिए, लास्ट खलीफा उमैया वंश का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन कि जो आखिरी खलीफा हैं आपके उमैया वंश के, ये कौन है? तो खलीफा मारवान, जिनको हटाकर अब्बासी वंश की स्थापना की गई थी यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ निशापुर इन 2 सेंटेंसेस। हाँ चलो, ये नहीं डिस्कस किया। निशापुर वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पर्सियो इस्लामिक लर्निंग। तो इस्लाम में जैसे जैसे ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा, या मैं कहूं जब ईरान में इस्लाम आया, तो ईरान की जो संस्कृति है, ईरान एक्चुअल में तो क्या था, इस्लामिक नहीं था पहले, ईरान का अपना रिलीजन था, ज़ोरेस्ट्रियन रिलीजन था, वहां पे ज़रथुस्ट्र पूजे जाते थे वहां पे, ठीक है, पहलवी लैंग्वेज थी वहां पे, पर्शियन लैंग्वेज थी वहां पे। तो ईरान का कल्चर काफी कुछ अलग था, लेकिन जब वहां पे इस्लाम पहुंचा तो पर्शियन यानी फारसी लोगों और इस्लाम के बीच में जो रिलेशंस बने, जो कल्चरल एक्सचेंज बने, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनेगा निशापुर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना निशापुर। और बाद में ये निशापुर इसलिए भी माना जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर आपके एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है, स्कॉलर है इस्लाम के, जिनका नाम है उमर खयाम, इनका ये बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो उमर खयाम के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत सब्जेक्ट्स का इनको नॉलेज था, मैथमेटिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन है, एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिलोसोफर तो ये थे ही। सो इस तरीके से हमने शॉर्ट आंसर्स डिस्कस किए सेंट्रल इस्लामिक लैंड से रिलेटेड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन आंसर्स का ये सेशन। आप और इस तरह के अगर क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ है भी, तो आप हमें बताइए, हम रिजॉल्व करेंगे सेंट्रल इस्लामिक लैंड से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।